हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अप्रैल महीने के सेकेंड वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के अंदर 8 से लेकर के 14 अप्रैल तक की जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 अप्रैल की जो करंट अफेयर्स है उसको फर्स्ट वीक की वीडियो में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल के सेकेंड वीक की 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है? तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भारत के अंदर एक सरकारी भर्ती एजेंसी है। तो ग्रुप ए की जो पोस्ट होती है उनके ऊपर ये रिक्रूटमेंट करता है। तो यूपीएससी के अभी तक जो अध्यक्ष थे उनका नाम था प्रदीप कुमार जोशी, लेकिन अब इनकी जगह ले ली है मनोज सोनी ने। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बताना है मनोज सोनी। निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का इस साल निधन हो गया था। 6 फरवरी सन 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था। तो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की याद में हाल ही में एक पुरस्कार शुरू किया गया है जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। दीनानाथ मंगेशकर जो थे ये लता मंगेशकर के पिताजी थे। तो ये जो नया पुरस्कार शुरू किया गया है, ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने देश और देशवासियों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया है। तो ये जो पुरस्कार है ये पहली बार दिया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 अप्रैल यानी कि आने वाली 24 अप्रैल को जो दीनानाथ मंगेशकर हैं इनकी 80वीं डेथ एनिवर्सरी है, तो उसी दौरान ये पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी को। इनमें से किस बंगाली लेखक को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भारत के एक बंगाली लेखक हैं जिनका नाम है अमर मित्रा। इन्होंने 45 साल पहले यानी कि 1977 में एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका टाइटल था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गांव बारो। तो ये एक बांग्ला भाषा में लिखी गई शॉर्ट स्टोरी थी 1977 के अंदर। फिर 2020 के अंदर इसी को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके लॉन्च किया गया था जिसका नाम था द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। तो ये जो बुक है इसी को हाल ही में ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमर मित्रा। मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसको चुना गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये हर महीने जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार देता है। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में मार्च 2022 के लिए विजेता बने हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। वैसे अभी तक इस साल जो भी विनर्स रहे हैं तीनों महीनों में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि अगर हम पुरुषों की बात करें तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी में बने थे कीगन पीटरसन, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। फरवरी में ये पुरस्कार जीता था एक भारतीय ने जिनका नाम है श्रेयस अय्यर, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मार्च महीने में अभी जो लेटेस्ट विजेता बने हैं इनका नाम है बाबर आजम और ये पाकिस्तान के कप्तान हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अगर हम महिलाओं के अंदर बात करें तो वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जनवरी में दिया गया था हीथर नाइट को फ्रॉम इंग्लैंड, फरवरी में दिया गया था अमेलिया केयर को फ्रॉम न्यूजीलैंड और मार्च महीने में दिया गया है रेचल हैंस को जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेचल हैंस की फोटो। तो अभी तक किसी भी भारतीय महिला को ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार नहीं मिला है। अब अगला सवाल देखते हैं, पाकिस्तान के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटा दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इमरान खान। तो दोस्तों इमरान खान जो कि पाकिस्तान के अभी तक प्रधानमंत्री थे, अब ये प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं क्योंकि यहाँ की जो नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली है, जिस तरीके से भारत में लोकसभा होती है उसी तरीके से पाकिस्तान के संसद में नेशनल असेंबली है। तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था क्योंकि इनकी सरकार ने बहुमत खो दिया था और ये जो प्रस्ताव है ये बहुमत से पारित हो गया, यानी कि ये प्रधानमंत्री अब नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया और इस तरीके से ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया है।
यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, इमरान खान की जो पार्टी है इसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसको चुन लिया गया है? तो इमरान खान तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो इनकी जगह पर बन गए हैं शहबाज शरीफ। शो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो शहबाज शरीफ हैं, इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी, जिसको नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिश किया था। नवाज शरीफ जो हैं ये शहबाज शरीफ के ही भाई हैं, तो ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने इस पार्टी को गठित किया था और इस पार्टी के जो आज के समय लीडर हैं शहबाज शरीफ, इनको पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ जो हैं ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनसे पहले तक यानी कि इमरान खान तक पाकिस्तान के अंदर जो 22 प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से किसी ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया था। तो अब शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत की पहली स्टील सड़क इनमें से किस राज्य के अंदर बनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। तो दोस्तों गुजरात के सूरत शहर के अंदर हाल ही में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। बेसिकली आप जानते हैं कि जो स्टील प्लांट होते हैं यानी कि जहाँ पर स्टील का उत्पादन होता है, तो स्टील के प्रोडक्शन के दौरान जो उससे वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको बोलते हैं स्टील स्लैग। तो भारत के अलग अलग स्टील प्लांट से इसी स्टील स्लैग को कलेक्ट करके यहाँ पर स्टील सड़क बनाई गई है गुजरात के सूरत शहर में, राइट। यानी कि भारत के अलग अलग स्टील प्लांट से स्टील स्लैग को यानी कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया गया, फिर उसका इस्तेमाल करके स्टील सड़क बनाई गई है, जो कि देश की पहली स्टील सड़क है। 10 अप्रैल को शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो शिव कुमार सुब्रमण्यम, जिनको यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भारत के एक मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर थे। सो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिव कुमार सुब्रमण्यम जो हैं इनको 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। एक बार इनको बेस्ट स्टोरी के लिए दिया गया था और एक बार बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं G20 का इस साल मेजबान है इंडोनेशिया, यानी कि 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो इंडोनेशिया की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया के अंदर जो बाली नाम की जगह है वहीं पर इस बार G20 शिखर सम्मेलन होगा। लेकिन इसके बाद सन 2023 में ये वो साल होगा जब भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन को होस्ट करेगा और भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो 2023 में जो भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया चीफ G20 कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट कर दिया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। सो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट बताता हूँ। हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं ये अभी तक भारत के विदेश सचिव थे, तो अब इनके जगह पर भारत का नया विदेश सचिव बना दिया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बाकी G20 कोऑर्डिनेटर तो ये बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, और इसके अलावा G20 के शेरपा कौन है? भारत में G20 के शेरपा हैं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। विश्व बैंक और AIIB द्वारा गुजरात के मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट के लिए कितना ऋण प्रदान किया जाएगा? तो गुजरात के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। इसका मेन मकसद है कि गुजरात के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो ये जो प्रोजेक्ट है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसके ऊपर अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। तो इनमें से 7,500 करोड़ रुपए जो है ये वर्ल्ड बैंक और AIIB से ऋण के रूप में लिया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में, और AIIB जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। 12 अप्रैल को मेड इन इंडिया HAL डोर्नियर DO 228 विमान की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको बता दूं कि भारत के अंदर एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम है अलायंस एयर। अलायंस एयर को साल 1996 में स्थापित किया गया था, और ये आज के समय भारत सरकार की जो उड़ान योजना है यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इसी के अंडर में घरेलू फ्लाइट्स को संचालित करती है।
तो अलायंस एयर नाम की जो एयरलाइंस है, इसने सन 2021 में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में एक समझौता किया था। और इस समझौते के तहत जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये 2 17 सीटर डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को अलायंस एयर को डिलीवर करेगा। यहाँ पर आपको बता दूं, जो डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, इसको अभी तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसको कमर्शियल ऑपरेशन के लिए भी मॉडिफाई करके अलायंस एयर को देगी। यानी कि 2 एयरक्राफ्ट के लिए अलायंस एयर ने समझौता किया था बेंगलुरु बेस्ड HAL के साथ में। तो इनमें से जो पहला एयरक्राफ्ट है, ये हाल ही में ये 7 अप्रैल को डिलीवर कर दिया गया है अलायंस एयर को। अब अलायंस एयर को जो पहला एयरक्राफ्ट मिला, इसको इसने एक नए रूट पर डिप्लॉय कर दिया है, जो कि डिब्रूगढ़ असम को पासीघाट अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। इस तरीके से अलायंस एयर की डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की जो पहली उड़ान थी, ये डिब्रूगढ़ असम और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के बीच में रवाना हुई। इसी को हरी झंडी दिखाई थी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत के जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए डोर्नियर 228 विमान की पहली उड़ान थी। और इस तरीके से जो अलायंस एयर है, ये पहली एयरलाइन कंपनी बनी जिसने इंडियन मेड एयरक्राफ्ट को सिविल एविएशन ऑपरेशंस के लिए यूज किया है। यानी कि नागरिक उड्डयन के लिए पहली बार किसी भारत के अंदर ही निर्मित एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि अलायंस एयर ये पहली ऐसी कमर्शियल एयरलाइन कंपनी बन गई है जिसने डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हाल ही में खबरों में रहा पिनाका क्या है। तो फ्रेंड्स, पिनाका, जिसका नाम शिव जी के धनुष के नाम पर रखा गया है, तो ये भारत की एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसके जरिए कुछ ही सेकंड्स के अंदर मल्टीपल रॉकेट्स को फायर किया जाता है। बेसिकली इसके जरिए 44 सेकंड्स के अंदर 12 रॉकेट्स को फायर किया जा सकता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, पिनाका का जो एनहांस्ड वर्जन है, जिसको बोलते हैं पिनाका मार्क 1 एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम, उसका सफल परीक्षण किया गया है पोखरण रेंज से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पोखरण रेंज से हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया। 11 और 12 अप्रैल को DRDO ने हेलिना मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो फ्रेंड्स, हेलिना जो है ये नाग मिसाइल का ही एक हेलीकॉप्टर वर्जन है, यानी कि इसको हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी बोलते हैं। तो ये टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में पोखरण रेंज से ही इसका भी परीक्षण किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा अप्रैल 2022 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितने % है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, ये हर 2 महीने के बाद जो मॉनिटरी पॉलिसी की रेट्स होती हैं उनको रिव्यू करता है। तो अभी जो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है उसकी फर्स्ट बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी की हाल ही में अनाउंसमेंट की गई और इस बार भी मॉनिटरी पॉलिसी की जो रेट्स हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि जो रेपो रेट है वो 4% पर बनी हुई है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये दोनों एक समान है 4.25%। फिर आपको 2 रेशियोज भी याद रखने होते हैं, CRR है 4% और SLR है 18%। तो इस तरीके से रेपो रेट यहाँ पर पूछा गया है, आंसर हो जाएगा 4%। 12 और 13 अप्रैल को सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो भारत की नई सहकार नीति पर चर्चा करने के लिए हाल ही में एक नेशनल लेवल का सम्मेलन हुआ जिसमें देश भर के जो सहकारी समितियां उनके प्रमुखों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। तो ये जो सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर आपसे पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। आपको पता होगा पिछले ही साल सहकारी समितियों के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया था जिसका नाम था सहकारिता मंत्रालय, और इस मंत्रालय में जो केंद्रीय मंत्री बने उनका नाम है अमित शाह। देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन अमृत समागम इनमें से किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो हर साल देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है,
इस बार ये खास इसलिए था क्योंकि इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन को इस बार एक नाम दिया गया था अमृत समागम। तो इसके अंदर देश भर के जो अलग अलग राज्य हैं उनके पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों ने हिस्सा लिया। साथ ही भारत के जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने भी इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन था, लेकिन इसका उद्घाटन किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये चीज आपको नहीं भूलनी है। 11 अप्रैल को चौथी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस शहर के अंदर आयोजित की गई? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग के अंदर दोनों कंट्रीज के दो दो लीडर्स ने हिस्सा लिया, यानी कि दोनों कंट्रीज के रक्षा मंत्री और दोनों कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित चौथी 2+2 डायलॉग थी, जिसका इस बार आयोजन किया गया है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। ये बारी बारी से होती है, एक बार भारत में एक बार अमेरिका में। तो पिछली बार जब ये हुई थी सन 2020 में, तब इसका आयोजन भारत में हुआ था। इस बार इसका आयोजन किया गया है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें चारों लीडर्स ने हिस्सा लिया है, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। तो इन चारों जो नेता हैं उनके बीच में ये बैठक हुई। ये अमेरिका और भारत के बीच में चौथी 2+2 डायलॉग थी, जिसका आयोजन वाशिंगटन डीसी के अंदर किया गया। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने अमेरिका का दौरा किया था। आपको बता दूं कि इस बैठक से जस्ट पहले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, दोनों लोगों के बीच में एक आभासी सम्मेलन भी हुआ था। ईंधन संरक्षण तथा ऊर्जा दक्षता का संदेश प्रसारित करने के लिए किस मंत्रालय ने सक्षम जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अभियान है ये हर साल चलाया जाता है, 1 महीने तक लगभग चलता है। तो सक्षम जागरूकता अभियान जो है इसके अंतर्गत ईंधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता का जो मैसेज है ये लोगों के बीच में प्रसारित किया जाता है। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। इसी लोगो के साथ में हर साल सक्षम जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तो इसको कौन सा मंत्रालय चलाता है? इसको आयोजित करता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया वाटर विजन 2040 एंड बियॉन्ड, इस नाम से एक राष्ट्रीय जल सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया वाटर विजन 2040 एंड बियॉन्ड इस नाम से एक राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये हुआ मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। इनमें से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 105वां सदस्य देश बन गया है? सबसे पहले आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बता दूं। साल 2015 के अंदर जो COP21 सम्मेलन हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर, तो उसी दौरान भारत और फ्रांस ने मिल करके इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी। तो भारत और फ्रांस ने मिल करके इसकी शुरुआत की थी 2015 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हरियाणा के गुरुग्राम में, और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर स्थित है। तो अभी इसमें जो शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट और 105वां मेंबर बना है ये है नेपाल। क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में 1 से लेकर के 3 अप्रैल तक नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा वो भारत की यात्रा पर आए थे, और उसी दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो लेटेस्ट मेंबर कंट्रीज हैं इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि जो 100वां कंट्री बना था इसमें शामिल होने वाला वो था इजराइल। 101वां कंट्री बना था अमेरिका, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 102वां कंट्री बना था एंटीगुआ एंड बारबुडा। 103वां बना था सीरिया। 104वां बना था बहरीन, और अभी 105वां मेंबर कंट्री बन गया है नेपाल। तो इसके बारे में भी आने वाले एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रिटायर आउट क्या होता है? क्रिकेट के अंदर अगर कोई भी बैट्समैन बिना अंपायर की परमिशन के बीच में ही खेल छोड़कर चला जाए
और फिर अगर वो वापस आना चाहे लेकिन जो विरोधी क्रिकेट टीम है उसके कप्तान की अनुमति ना मिले तो फिर ऐसे खिलाड़ी को रिटायर आउट कर दिया जाता है। तो आईपीएल के इतिहास में पहली बार जो खिलाड़ी रिटायर आउट हुए हैं उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो हैं ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और जिस टीम के खिलाफ ये मैच हो रहा था वो था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो रविचंद्रन अश्विन जो हैं ये आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध असमिया कवि को गुवाहाटी के अंदर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है और ये देश का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अभी ये जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सन 2021 के लिए दिया गया है मशहूर असमिया कवि नीलमणि फुकन को। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नीलमणि फुकन है ये असम के तीसरे व्यक्ति बने हैं जिनको देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि जो इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये फर्स्ट टाइम गुवाहाटी के अंदर प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ अन्य बातें आपको याद रखनी है जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको बताया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है भारत के अंदर। साल 1965 के अंदर ये पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को जो कि एक मलयालम लेखक हैं। और जो लेटेस्ट विनर्स हैं इनके नाम भी याद रखिएगा। 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अकितम नंबूदरी को जो कि एक मलयालम लेखक थे और इनकी अब डेथ भी हो चुकी है। 2020 के अंदर नहीं दिया गया था किसी को भी। 2021 के अंदर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकन को जो कि एक असमिया लेखक हैं। अभी मैंने आपको बताया इनको अब ये पुरस्कार दिया भी जा चुका है। 2022 के लिए जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा ये दिया जाएगा दामोदर मौजो को जो कि एक कोंकणी लेखक है। तो अभी इनको सेलेक्ट कर लिया गया है और बाद में इनको यह पुरस्कार दे दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किस फार्मूला वन ड्राइवर ने जीत ली है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये इस साल की तीसरी फार्मूला वन रेस थी जिसको जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर्क ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तक इस साल जो फार्मूला वन सीजन है इसमें सिर्फ 3 ही रेस हुई हैं। सबसे पहली हुई थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने। ये मोनाको कंट्री के हैं और ये फरारी कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। फिर इस साल की जो दूसरी फार्मूला वन रेस हुई उसका नाम था सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। इसको जीता मैक्स वर्स्टापन ने। और जो तीसरी इस साल की फार्मूला वन रेस थी उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। इसको जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो इस तरीके से चार्ल्स लेक्लर्क ने अभी तक 2 रेस जीती हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने विल स्मिथ को कितने वर्षों के लिए ऑस्कर में भाग लेने पर रोक लगा दी है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो कि फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है इसको अकादमी पुरस्कार भी बोलते हैं। ये पुरस्कार जिस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है उसका नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं एम्पस। तो आपको पता होगा इस बार के अवार्ड फंक्शन के दौरान यानी कि जिस दिन ऑस्कर पुरस्कार दिए गए अवार्ड फंक्शन के दौरान जो अमेरिकी अभिनेता हैं विल स्मिथ इन्होंने जो अवार्ड फंक्शन के एंकर थे क्रिस रॉक उनको थप्पड़ मारा था। तो ऑस्कर पुरस्कार जो कि फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं उसके अवार्ड फंक्शन में इस तरीके से कलाकारों के बीच में जो आपत्तिजनक व्यवहार किया गया उसी को देखते हुए यहाँ पर अमेरिकी अभिनेता विल स्मिथ को 10 साल के लिए ऑस्कर पुरस्कारों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 साल। तो अमेरिकी अभिनेता जो विल स्मिथ हैं ये 10 साल तक ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस जिले के अंदर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? सीमा दर्शन परियोजना जो है आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो बॉर्डर एरियाज हैं भारत के उनको आप देख सकते हैं। इसका मेन मकसद है कि बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना, साथ ही इसके जरिए लोग ये भी जान पाएंगे कि किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वो बॉर्डर पर सेवाएं देते हैं। तो इसी सीमा दर्शन परियोजना के अंतर्गत गुजरात के बनासकांठा नाम के एक जिले में नादाबेट नाम की एक जगह है। तो गुजरात के बनासकांठा जिले में नादाबेट नाम की जो जगह है यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से आप इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो देख सकते हैं। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे 20 से 25 किलोमीटर अंदर की तरफ नादाबेट नाम की जगह पर यह व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से आप बॉर्डर को देख सकते हैं। नादाबेट में इस व्यू पॉइंट को डेवलप करने में लगभग 125 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है।
बनासकांठा जिले में इसका उद्घाटन किया गया। 10 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के अंदर वार्षिक माधवपुर मेले का उद्घाटन किया? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वार्षिक रूप से आयोजित किए जाने वाले माधवपुर मेले का हाल ही में उद्घाटन किया। ये मेला 4 दिनों तक लगता है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जो पोरबंदर जिला है, यहाँ पर माधवपुर घेट नाम का एक स्थान है। माधवपुर घेट नाम का जो स्थान है गुजरात के अंदर, लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ था और इसी के चलते यहाँ पर वार्षिक रूप से एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं माधवपुर मेला। ये 4 दिनों तक चलता है। तो इस साल भी इसका आयोजन किया गया और भारत के राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने इस बार इसका उद्घाटन किया। इनमें से किस कंट्री को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? सबसे पहले आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और अभी के समय इसके जो मेंबर कंट्रीज की संख्या है वो होती है 47, यानी कि 47 इसमें सदस्य होते हैं और इनमें से हर एक मेंबर कंट्री को 3-3 साल के लिए चुना जाता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी आज के समय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक मेंबर है और भारत को जिन 3 साल के लिए चुना गया है वो है 2022 से लेकर के 2024, 22, 23 और 24। तो ये तो मैंने आपको इंडिया का बताया। इसी तरीके से जो रसिया है ये 2021 से लेकर के 2023 तक के लिए इसका एक मेंबर था, लेकिन हाल ही में इसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके पीछे कारण यह है, एक तो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और दूसरा ये कि रूसी सैनिक जो हैं उन्होंने यूक्रेन के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर एक शहर है जिसका नाम है बुचा और इस बुचा नाम के शहर में हाल ही में सैकड़ों की संख्या पर सड़कों के ऊपर शव दिखाई दिए थे और उसी के बाद यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसकी आपात बैठक बुलाई गई, जिसका मेन मकसद था कि रूस की यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर जो सदस्यता है उसको निलंबित करना। तो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद से रूस की जो सदस्यता है उसको निलंबित करने के लिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर किस तरीके से वोटिंग हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं। इनमें से 93 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। 24 कंट्रीज ने यहाँ पर इस प्रस्ताव को विरोध किया है, जबकि भारत समेत 58 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की है, यानी कि ये देश तटस्थ रहे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने वोटिंग नहीं की है, जबकि 24 कंट्रीज ने इसका विरोध किया है और 93 कंट्रीज ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी कि रूस की सदस्यता निलंबित कर दी जाए, ऐसा इन्होंने कहा। तो इस तरीके से अब जो रूस है ये यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार परिषद से सस्पेंड हो चुका है। निम्न में से किस देश के अंदर कोरोना वायरस के XE वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था? तो कोरोना वायरस का हाल ही में एक नया वेरिएंट देखने को मिला है जिसका नाम है XE वेरिएंट और ये सबसे पहली बार देखा गया था जनवरी 2022 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर। आपको पता होगा कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आया था जिसका नाम था ओमिक्रॉन और इस ओमिक्रॉन के 2 मेन सब वेरिएंट हैं जिनका नाम है BA.1 और BA.2। तो ओमिक्रॉन के जो 2 सब वेरिएंट हैं इन्हीं दोनों का आपस में म्यूटेशन हुआ जिसके चलते एक नया कोविड वेरिएंट बना जिसका नाम है XE वेरिएंट। अब इसी के बारे में अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में कोरोना वायरस के XE वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई? तो पूरी दुनिया में पहली बार रिपोर्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम के अंदर, लेकिन अगर आप भारत में पूछें तो भारत के अंदर पहली बार रिपोर्ट किया गया महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 1 अप्रैल 2022 से एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। RBI के अनुसार इसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट होने वाली है 7.2%। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि आपको बता दूं RBI ने इससे पहले ये अनुमान दिया था 7.8%, तो अपने अनुमान को कम करके कर दिया है 7.2%। RBI की अगर हम बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। हाल ही में इसने अपना स्थापना दिवस भी मनाया क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को। तो 1 अप्रैल को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया।
आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर, और अभी के समय इसके जो गवर्नर हैं यानी कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। किस राज्य की सरकार ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जहां पर आपको पता है हाल ही में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनकी पार्टी है बीजेपी। तो पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। इसी के साथ में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जो कि है 1064। तो इसके जरिए लोग जो यानी कि उत्तराखंड के जो नागरिक हैं वो राज्य के अंदर कहीं भी अगर करप्शन से रिलेटेड कोई मामला होता है तो उसकी शिकायत इस एप्लीकेशन और इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि इन मामलों की जांच जल्द से जल्द की जाएगी। विश्व डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली मिश्रित जोड़ी कौन सी बन गई है? तो स्क्वाश जो कि एक स्पोर्ट होता है, इसकी हाल ही में वर्ल्ड डबल्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वर्ल्ड स्क्वाश डबल चैंपियनशिप 2022 हुई है, इसका आयोजन किया गया है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। ग्लासगो शहर में ही आपको पता होगा 2021 के अंदर COP26 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहाँ पर भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसी ग्लासगो शहर में हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश डबल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप के अंदर सिर्फ 3 इवेंट हुए थे जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स। इसमें जो मेंस डबल्स इवेंट हुआ था इसको जीता है इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, तो इसके बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो वुमेन्स डबल्स टूर्नामेंट हुआ था और मिक्स्ड डबल्स, इन दोनों इवेंट को जीता है भारतीयों ने। जैसे कि वुमेन्स डबल्स जो प्रतियोगिता हुई उसको जीता है 2 स्क्वैश महिला प्लेयर्स ने जिनका नाम है ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल, और जो मिक्स्ड इवेंट हुआ है इसको जीता है सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लिकल ने। और इन दोनों टीम इवेंट के अंदर ही भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वर्ल्ड डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली मिश्रित जोड़ी कौन सी बनी है? तो मिश्रित का पूछा गया है तो दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस आतंकी संगठन के हाफिज तलहा शहीद को आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो हाफिज तलहा शहीद जो है ये हाफिज सईद का बेटा है और ये आज के समय लश्कर ए तैयबा जो आतंकी संगठन है उसकी एक विंग का सरगना है। तो अब इसको भारत सरकार ने आतंकवादी यानी कि टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। कौन से एक्ट के तहत? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अवसर योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अवसर योजना क्या है? अवसर का फुल फॉर्म पहले तो आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। यानी कि किसी भी रीजन के अंदर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एयरपोर्ट्स को एक वेन्यू के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये भारत के अंदर जितने भी एयरपोर्ट संचालित करती है उन सभी एयरपोर्ट के ऊपर जो स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी तरीके से एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने का मौका मिलेगा एयरपोर्ट्स के ऊपर। इसके लिए 100 से लेकर के 200 स्क्वायर फुट तक की जो जगह है वो अलॉट की जाएगी और 15 दिनों तक एक व्यक्ति अपना स्टॉल लगा सकता है, फिर अगले 15 दिनों तक दूसरे व्यक्ति को ये पारी दी जाएगी। तो अवसर योजना क्या है? जो स्थानीय कारीगर हैं और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजना। 8 अप्रैल को भारत ने SFDR बूस्टर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। SFDR में S का मतलब क्या है? तो SFDR का मतलब होता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट ये जो बूस्टर तकनीक है इसका इस्तेमाल जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स होती हैं उनकी रेंज और उनकी स्पीड बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो SFDR बूस्टर तकनीक है हाल ही में जो ओडिशा के अंदर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर में, वहां से इसका सफल परीक्षण किया गया। तो सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि SFDR में S का मतलब क्या है?
एस का मतलब है सॉलिड, तो इसका पूरा नाम याद रखिए, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमसेट। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के कृषि निर्यात में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई? तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 का समापन हुआ है, तो इसमें भारत का जो कृषि निर्यात है ये अब तक का सर्वाधिक था, क्योंकि इस बार जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है ये $50 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका था। लेकिन सवाल में यहाँ पर यह पूछा गया है कि इससे पहले वाला जो वित्त वर्ष था यानी कि 2020-21, उसकी तुलना में कितने % की बढ़ोतरी हुई है 2021-22 में? तो जितनी बढ़ोतरी हुई है यह है 19.92%, यानी कि लगभग 20%। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख भी सकते हैं 2020-21 के अंदर भारत का जो टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट था वो था $42 बिलियन, और इस बार के वित्त वर्ष में ये $50.2 बिलियन हो चुका है, और इस तरीके से 19.92% या फिर आप बोल सकते हैं लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इनमें से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मुरली एम नटराजन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो मुरली एम नटराजन जो हैं ये सन 2009 से ही डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ हैं, तो हाल ही में एक बार फिर से इनको 2 साल के लिए डीसीबी बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया है। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। जो डीसीबी बैंक है ये एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। अलेक्जेंडर वुशिक को इनमें से किस कंट्री के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है? तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर वुशिक, और ये सर्बिया कंट्री के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। सन 2017 में पहली बार सर्बिया के राष्ट्रपति बने थे और अभी एक बार फिर से इनको दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। सर्बिया की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है बेलग्रेड और सर्बिया की करेंसी है दिनार। साथ ही सर्बिया के एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी भी हैं जो कि आज के समय विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, और उनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर वुशिक जो हैं ये सर्बिया कंट्री के राष्ट्रपति हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हाल ही में भारत के नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, यानी कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। इस इंडेक्स में बताया गया है कि भारत के जो अलग अलग राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने बदलती जलवायु को ध्यान में रखते हुए अपने जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनका किस तरीके से प्रबंधन किया है, यानी कि जो एनर्जी के रिसोर्सेस हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया है। तो ये जो इंडेक्स जारी किया है नीति आयोग ने, ये इसका फर्स्ट राउंड है और इसमें टॉप पर है गुजरात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का राउंड 1 जारी किया है। इसके अंदर टोटल 6 पैरामीटर हैं भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए, जैसे कि भारत के अंदर जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा 40% वेटेज दिया गया है। जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको डिस्कॉम कंपनीज बोला जाता है, तो इनको वेटेज दिया गया है 40%। ऐसे ही आप अन्य पैरामीटर्स को भी देख सकते हैं। अब अगर हम रैंकिंग की बात करें तो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हैं बड़े राज्य यानी कि लार्जर स्टेट्स। इसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन है ये है गुजरात का, फिर दूसरे नंबर पर है केरल, तीसरे पर पंजाब। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें स्मॉल स्टेट्स की, तो उनमें नंबर 1 जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो है गोवा राज्य। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का। तो इस इंडेक्स के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हाल ही में राज्य के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि बैंकों के जरिए जो ये ऋण मिलेगा युवाओं को, उस पर 3% ब्याज सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। साथ ही आपको पता होगा ऋण लेने पर गारंटी देनी होती है। तो इस केस में यानी कि मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 1 से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसके ऊपर जो गारंटी है वो मध्य प्रदेश सरकार देगी, उस व्यक्ति को देना नहीं पड़ेगा।
तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के बारे में याद रखिए, इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीर समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की? तो भारत में यह पहली बार है जब जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि जो दूध उत्पादक हैं उनके लिए कोई विशेष बैंक शुरू की गई है। इसका नाम है नंदिनी क्षीर समृद्धि सहकारी बैंक। क्षीर वैसे पर्यायवाची है दूध का। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के अंदर पहली बार दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीर समृद्धि सहकारी बैंक की शुरुआत की गई। किस राज्य की सरकार ने किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए कावल उथवी नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, तो एम.के. स्टालिन ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य के जो नागरिक हैं उनकी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता प्रदान करने में उनकी हेल्प के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है कावल उथवी। यहाँ पर आप उसका लोगो देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर 60 तरह के फीचर इनबिल्ट किए गए हैं, जैसे कि इसके जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि आपके आसपास नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है। साथ ही इसमें एक इमरजेंसी रेड बटन भी दी गई है जिस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो लोकेशन है वो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ तक आपकी जो लोकेशन है वो शेयर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से तमिलनाडु राज्य की सरकार ने कावल उथवी नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इनकी पार्टी का नाम है DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र खड़गम, और इन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा भी लिखी है जिसका नाम है उंगलिल ओरुवन। उंगलिल ओरुवन यानी कि एम.के. स्टालिन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है उंगलिल ओरुवन। कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है एम्बर ब्रैकन ने। दोस्तों जो एम्बर ब्रैकन है ये कनाडा की एक फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो इन्होंने ये एक तस्वीर निकाली जिसको टाइटल दिया गया है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, और इसी तस्वीर के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अमेरिका और किस देश के बीच बालिकतन 2020 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो बालिकतन नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और इसमें अमेरिका और जो फिलीपींस है इन दोनों कंट्रीज के जो आर्मी हैं वो हिस्सा लेती हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन फिलीपींस के नेतृत्व में हाल ही में किया गया है। इस बार की ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि अब तक की ये सबसे बड़ी बालिकतन एक्सरसाइज थी, क्योंकि इसमें अमेरिका और फिलीपींस के लगभग 8,900 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। वैसे अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस ही वो पहला देश था जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 अप्रैल को नई दिल्ली के अंदर आयोजित 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है इसका आयोजन ललित कला अकादमी के द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर जो ललित कला अकादमी है जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है उसी के द्वारा हर साल ये राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस प्रदर्शनी के अंदर भारत के वो कलाकार जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं उनकी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। तो इस साल 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया था भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य देश के अंदर कितने अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना करना है? तो अटल इनोवेशन मिशन की अगर हम बात करें तो देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसको सन 2015 में भारत की नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका मकसद क्या है? भारत के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देना। अब ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये देश के अंदर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाता है। जैसे कि इसने लक्ष्य रखा है कि 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे। इसी तरीके से 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल नए स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए किया जाएगा। इसी तरीके से 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे और 200 स्टार्टअप्स को अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के जरिए उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो अटल इनोवेशन मिशन के ये जो 4 मेन टारगेट हैं इसके बारे में याद रखिएगा। तो इन सब के ऊपर टोटल 2,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाने वाला है, और इसी को हाल ही में कैबिनेट ने मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसके द्वारा कितने अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे। आंसर होगा 10,000। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बन गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला जो फर्स्ट हिंदी नॉवेल है ये है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसको जिन्होंने लिखा है ये एक भारतीय लेखिका है जिनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने इस नॉवेल को लिखा है। वैसे आपको बता दूं गीतांजलि श्री ने इस नॉवेल को मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा था जिसका नाम था रेत समाधि, लेकिन हाल ही में इसको अंग्रेजी भाषा में डेजी रॉकेल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया और फिर इसको यूके के अंदर पब्लिश किया गया। और अभी मैंने आपको बताया कि इस बार के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और इस तरीके से जो टॉम्ब ऑफ सैंड है ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज नॉवेल बना है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया हो। अप्रैल महीने के सेकेंड वीक में कुछ अन्य बुक्स चर्चा में रही, तो यहाँ पर आपको 4 बुक्स के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। इसको लिखा है भारत के पूर्व कैग विनोद राय ने। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो भारत के एक पूर्व कैग हैं जिनका नाम है विनोद राय। इन्होंने क्रिकेट के बारे में एक बुक लिखी है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। क्योंकि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसके प्रशासन की देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक 4 पैनल की समिति बनाई गई थी और उस पैनल में विनोद राय भी शामिल थे। तो इन्होंने ये बुक लिखी है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। फिर अगली बुक का नाम है द मेवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवोल्यूशन। भारत के अंदर जो नेस्कॉम नाम की संस्था है यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जो कि सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज के लिए भारत का शीर्ष निकाय है, इसके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं हरीश मेहता, इन्होंने एक बुक लिखी है द मेवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवोल्यूशन। तो ये नेस्कॉम नाम की जो संस्था है उसकी स्थापना की कहानी इस बुक के अंदर बताई गई है। अगली बुक का नाम है टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। तो 1999 के कारगिल युद्ध के अंदर कैप्टन अनुज नायर जो कि शहीद हो गए थे, तो इन्हीं के ऊपर बुक लिखी गई है टाइगर ऑफ द्रास, जिनको लिखा है इन्हीं की माताजी यानी कि मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, इन्होंने लिखा है। 2 लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। और फिर आखिरी बुक है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस बुक को लिखा है डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। अब अगला सवाल देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी में कितने % वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। तो अभी जो मौजूदा वित्त वर्ष चल रहा है इसमें एडीबी के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 7.5% यानी कि 7.5% अनुमान दिया है। एडीबी की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर, और आज के समय इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसात्सुगो असाकावा, जो कि जापान के व्यक्ति हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मंदिर 360 नामक एक वेबसाइट लॉन्च की। तो मंदिर 360 या फिर टेम्पल 360 ये जो वेबसाइट है इसको लॉन्च किया है भारत के संस्कृति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अब ये जो वेबसाइट है इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं उनकी लाइव कवरेज इस वेबसाइट के ऊपर दिखाई जाएगी। तो याद रखिए इसको लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। अभी के लिए इस वेबसाइट में कुछ ही तीर्थ स्थलों को ऐड किया गया है और जल्द ही यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और साथ ही में 4 धाम उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। क्वाड वैक्सीन साझेदारी के अंतर्गत 12 अप्रैल को कोविड टीकों की पहली डिलीवरी किस कंट्री के अंदर की गई। जैसा कि आपको पता होगा पिछले साल क्वाड कंट्रीज यानी कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चारों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की थी और उसी दौरान ये फैसला किया गया था कि चारों कंट्रीज मिलकर के क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप को शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत जो है ये 5 लाख कोविड-19 की वैक्सीन की जो डोजेस हैं ये फ्री में प्रोवाइड करेगा। तो उसी के अंतर्गत जो कोविड-19 वैक्सीन की पहली डिलीवरी हाल ही में की गई है ये कंबोडिया कंट्री को दी गई है। इसके अंतर्गत 3,25,000 कोविड-19 वैक्सीन की जो डोजेस हैं ये कंबोडिया को फ्री में दी गई हैं। ये जो वैक्सीन भेजी गई हैं ये है कोविशील्ड वैक्सीन, जिसको डेवलप किया है पुणे के अंदर बेस्ड
यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2018 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 कलाकारों को। यहाँ पर आपको बता दूं, जो संगीत नाटक अकादमी है और जो ललित कला अकादमी है, इन दोनों के हाल ही में फेलोशिप और अवार्ड प्रदान किए गए। जाहिर है कि जो फेलोशिप है ये अवार्ड की तुलना में ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, तो ये फेलोशिप जो है ये कम लोगों को ही मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा साल 2018 के लिए फेलोशिप और अवार्ड हाल ही में प्रदान किए गए। इसमें जो फेलोशिप है यानी कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ये 4 कलाकारों को दी गई है। जतिन गोस्वामी, डॉक्टर सोनल मानसिंह, टी के कल्याण सुंदरम और जाकिर हुसैन मसूर तबला वादक। तो इन 4 कलाकारों को इस बार संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई है फॉर 2018। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है ये टोटल 40 कलाकारों को दिया गया है, जिनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। अब इसी तरीके से अगर हम ललित कला अकादमी की बात करें तो ललित कला अकादमी के द्वारा भी फेलोशिप और अवार्ड प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये साल 2021 के लिए दिए गए। इसमें से जो फेलोशिप है ये 3 कलाकारों को दी गई है, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा को। और जो ललित कला अकादमी अवार्ड है ये टोटल 20 कलाकारों को दिया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये सारे अवार्ड वितरित किए हैं भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। 11 और 12 अप्रैल को किस स्थान पर जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो जल मार्ग सम्मेलन 2022 यानी कि वाटर वेज कॉन्क्लेव 2022, ये जो समिट हुई इसका आयोजन किया गया है डिब्रूगढ़ असम में। इस कॉन्क्लेव का मेन मकसद था कि भारत के जल मार्ग क्षेत्र के अंदर निवेश को बढ़ावा देना। तो ये कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया है असम के डिब्रूगढ़ में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की सरकार ने B.R. अम्बेडकर की जयंती को समथुआ नाल यानी कि समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, इनकी जयंती हाल ही में मनाई गई है 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल सन 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो अब से इनकी जो जयंती है ये समथुआ नाल यानी कि समानता दिवस के रूप में मनाई जाएगी, ऐसा बोला है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। यानी कि तमिलनाडु की जो सरकार है ये अब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाएगी। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ यहाँ पर आपको ये बताना है कि 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई है। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड वीक के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। सबसे पहले है 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को मनाया गया है विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी जो है ये चिकित्सा की एक पद्धति है जिसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। जर्मनी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सैमुअल हानेमैन, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उन्हीं की जयंती के रूप में 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस बार के होम्योपैथी डे की थीम रखी गई है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 11 अप्रैल को मनाया गया विश्व पार्किंसंस दिवस। पार्किंसंस रोग की रोकथाम और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को ही मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे, जिसका मेन मकसद है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अच्छे पोषण पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये महात्मा गांधी की जो पत्नी थी यानी कि कस्तूरबा गांधी, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। फिर 12 अप्रैल को मनाया गया मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 12 अप्रैल सन 1961 को जो यूरी गागरिन थे यानी कि जो यूएसएसआर के, उस समय यूएसएसआर था, तो सोवियत संघ के जो नागरिक थे यूरी गागरिन, उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। तो इसीलिए 12 अप्रैल को ये मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। जो इंडियन आर्मी है ये हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का स्थान है, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 13 अप्रैल के ही दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को शुरू किया था। 14 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व चगास रोग दिवस। जो चगास डिसीज है इसकी रोकथाम और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय है फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट
चगास डिसीज। तो ये थे इस वीक के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। अब आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो भारत के जो भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर हाल ही में एक म्यूजियम यानी कि संग्रहालय बनाया गया है और यह स्थापित किया गया है 3 मूर्ति स्टेट नई दिल्ली के अंदर। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस म्यूजियम के अंदर लोग जो भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में जो अपना योगदान दिया था उसके बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसी वीडियो पर आधारित होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। भारत की पहली स्टील सड़क किस राज्य के अंदर बनाई गई है? दूसरा सवाल है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला पहला हिंदी नॉवेल कौन सा बन गया है? तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर 8 से लेकर के 14 अप्रैल यानी कि अप्रैल के सेकेंड वीक में जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। इसके बाद में जल्दी 15 से लेकर के 21 अप्रैल तक की जो करंट अफेयर्स है वो थर्ड वीक की वीडियो के रूप में लेकर आऊँगा और फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो वीकली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं उनको आप इस प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं और पिछले 8 महीनों की जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं उनको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।